सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आज का बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स पर सियासत और बवाल दोनों ही नहीं रुक रहे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं जब किसी फिल्म पर सियासत और बवाल हुआ हो। इससे पहले कई फिल्मों का विरोध हो चुका है, सवाल भी उठे, लेकिन इस बार सियासत इस फिल्म को समर्थन न करने को लेकर है। चाहे समर्थन का मापदंड किसी सरकार की ओर से इस फिल्म को टैक्स फ्री न किया जाना हो। आज बड़ा मुद्दा कश्मीर फाइल्स के पन्नों के साथ साथ राजधानी दिल्ली में राजनीति के चौक से उठा है। बवाल खड़ा हुआ तब जब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली में इस फिल्म को टैक्स फ्री न किए जाने के साथ साथ इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल देने की नसीहत के विरोध में अरविंद केजरीवाल पर एक अभद्र बयान दे दिया। सोशल मीडिया पर आदेश गुप्ता का जो वीडियो मिला उसमें उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के लिए किया, वो भाषा एक सभ्य समाज और किसी राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता की जुबान से निकलना वाकई शर्मनाक है। खैर, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दिल्ली विधानसभा में निंदा प्रस्ताव आने पर बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। बीजेपी विधायकों का सस्पेंशन भी हुआ, जिसे वापस भी लिया गया। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कश्मीर माइग्रेंट टीचर्स को लेकर सियासत का दंगल छिड़ गया है। मुद्दा यह है कि पिछले लगभग 30-32 सालों का जो दर्द है, जो सियासत उसे मरहम नहीं दे पाई, वो सियासत बेशर्म क्यों हो गई है। और यह शब्द बेशर्म बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। दरअसल दिल्ली में कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स पर सियासत तब और तेज हुई जब शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलर किया। इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट स्कूल एसोसिएशन की प्रेस रिलीज आई, जिसके हवाले से बीजेपी ने आप सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अब ठीक इसके उलट आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रेस रिलीज फैब्रिकेट की है और झूठे रिप्रेजेंटेटिव टीवी चैनलों पर बैठाकर लोगों को गुमराह किया। इसी खींचतान पर होगी चर्चा। शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स एसोसिएशन के हवाले से बीजेपी ने आप पार्टी पर जो आरोप लगाए, आपने कैसे उसका पलटवार किया, जरा सुनिए। कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो दिल्ली में आए हैं, उन पर बहुत राजनीति चल रही है। उन पर राजनीति चल रही है कि भाजपा वाले कह रहे हैं और अपने फेक रिप्रेजेंटेटिव्स भी टीवी पर बिठा रहे हैं, क्लेम करते हुए कि वो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कश्मीरी टीचर्स के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आज हम भाजपा की सच्चाई का पर्दाफाश करने आए हैं कि किस तरह से भाजपा के नॉमिनी अनिल बैजल जी, जो दिल्ली के एलजी हैं, जिनके हाथ में टीचर्स की रिक्रूटमेंट, टीचर्स की प्रमोशन, टीचर्स की रेगुलराइजेशन, जो सारे सर्विसेज मैटर हैं, उन्होंने किस तरह ना सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स का साथ नहीं दिया, बल्कि खुल के उनके रेगुलराइजेशन का विरोध किया। और आज ये सारे कागज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास आए, वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास आए और बार बार दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने
इस पे निर्णय लिए कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली सरकार ये निर्णय लेती है कि टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए और दिल्ली सरकार हाई कोर्ट में बताती है कि दिल्ली की कैबिनेट ने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करने का फैसला लिया है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिखते हैं फाइल में कि ये सर्विसेज मैटर है और इसको सर्विसेज मैटर के तहत ट्रीट किया जाए, इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। बहुत स्पष्ट तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कैबिनेट में डिसीजन लेती है, कोर्ट में बताती है, हाई कोर्ट में, कि हमने इनको रेगुलराइज करने का डिसीजन ले लिया है। तो एलजी साहब उस कैबिनेट के डिसीजन के बाद कहते हैं कि इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार और अरविंद केजरीवाल जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा एलजी ऑफिस द्वारा होगा। जब हाई कोर्ट की डबल बेंच ये फिर से निर्णय दे देती है कि आपको रेगुलराइज करना है, तो फिर एलजी साहब को ये फाइल भेजी जाती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करेंगे डबल बेंच के निर्णय को चैलेंज करने के लिए। और जब एसएलपी फाइल होती है तो कौन प्रस्तुत होता है दिल्ली सरकार और एलजी साहब की तरफ से? पिंकी आनंद जी। पिंकी आनंद जी जो भाजपा की लीगल सेल की अध्यक्ष हैं, जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, जो भाजपा का पक्ष रखने के लिए अक्सर टीवी चैनल्स पर आती हैं। तो आज ये सारे कागजात देख के एक चीज स्पष्ट हो जाती है। कल तक हम ये कह रहे थे कि भाजपा ने, केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज हम उस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के रिहैबिलिटेशन का विरोध किया है, उसके खिलाफ काम किया है, उनकी नौकरियां पक्की होने में हर अड़चन डाली है। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने तो ये तक आरोप बीजेपी पर लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी ने एमसीडी शासित स्कूलों में कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को एरियर तक नहीं दिया। उन्होंने एक झूठी फेक प्रेस रिलीज तैयार की, फैब्रिकेट की, जिसको करने में मास्टर है। जो एक दिलीप भान नाम के एक आदमी के नाम से प्रेस रिलीज हो गई, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, जिसको इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका आईटी सेल और इनके लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया कि साहब गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन जो है कश्मीरियों की, वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हमारा कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट ने किया। यही हुआ। आज हम आपके सामने गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन असली का प्रेस रिलीज रख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो प्रेस रिलीज कर भारतीय जनता पार्टी वाले घुमा रहे हैं, जिसपे कई टीवी चैनलों ने बहस चला दी, वो नकली है। जिस आदमी ने वो प्रेस रिलीज दी वो नकली है, वो पूरा का पूरा लेटर हेड नकली है। भाजपा का दूसरा आरोप क्या है, जो इनके तेजस्वी सूर्या ने लिखा और कई लोगों ने इनके लिखा कि साहब उन्हें आसानी से नहीं मिली, नीचे से लेकर ऊपर तक कोर्ट में जाके उन्हें हक मिला है। बहुत सही बात है, सच्चाई है। तो नीचे से ऊपर तक कोर्ट में जाना क्यों पड़ा, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। हाई कोर्ट में क्यों जाना पड़ा, डिवीजन बेंच में क्यों जाना पड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? इसलिए जाना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल की चुनी हुई सरकार ने 2017 में हाई कोर्ट के अंदर यह अंडरटेकिंग दे दी कि हम कश्मीरी पंडितों को दोबारा से यहां पे रेगुलराइज करने के लिए एक पॉलिसी ला रहे हैं। यह बाकायदा हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अंदर है। हमारे वकील संजय घोष ने यह अंडरटेकिंग दी, हमारे दूसरे वकील संतोष त्रिपाठी जी ने अंडरटेकिंग दी, और फिर एलजी हाउस में खलबली मची। उन्होंने हमारे वकीलों को हटा के अपने वकील लगाए। उन्होंने ये नोट लिखा कि ये मामला सर्विसेज का है, लिहाजा अब एलजी ऑफिस इसको देखेगा। मनीष सिसोदिया जी ने बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा है
कि इसके अंदर कोई कोर्ट कचहरी नहीं करनी चाहिए, सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया, आप इनको नौकरी दे दो। उसके बावजूद भाजपा के एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी अपनी पिंकी आनंद पेश हुई और कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी माइग्रेंट्स के हक के खिलाफ ये लोग खड़े हुए। खुशी की बात है कि आज भी देश जो है फाइलों से चल रहा है, व्हाट्सएप से नहीं चल रहा। तो ये फाइलों में दर्ज है कि इनके क्या कुकर्म थे, इन्होंने क्या क्या कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में लिखा। यहां तक कि एलजी ने यह लिखा कि ऐसा कोई प्रावधान जब केंद्र सरकार में नहीं है कश्मीरियों के लिए, साफ शब्द है कि कश्मीरी लोगों के लिए ऐसा कोई स्पेशल प्रावधान जब केंद्र सरकार में नहीं है तो दिल्ली सरकार में कैसा हो सकता है। लिहाजा इसके खिलाफ हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाई। और मुंह की खाने के बाद जो है दिल्ली सरकार ने इनको इनके लाखों रुपए जो एरियर्स थे और जो इनके पैसे बनते हैं रेगुलराइजेशन के, बैक डेट में दिए। और दूसरी एक और चीज मैं आपको हैरानी की बता देता हूं, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बावजूद कश्मीरी पंडितों की कसम खाने वाले, देश की राष्ट्रभक्ति की कसम खाने वाले भाजपाइयों द्वारा चलाई गई एमसीडी, ये जो ऑर्डर था ये दिल्ली सरकार के टीचर्स के बारे में भी था और एमसीडी के टीचर्स के बारे में भी था। आप पता कर लीजिए, एमसीडी के कश्मीरी माइग्रेंट्स के पास जाके माइक लगा दीजिए, एमसीडी के कमिश्नर से पूछ लीजिए, आज तक की तारीख में एमसीडी के कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को एरियर नहीं दिए गए हैं। तो दिल्ली में सियासत अब कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को लेकर हो रही है। इसको लेकर एक बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। लेकिन इससे पहले जो सवाल था कश्मीरी पंडितों को लेकर और उनके पलायन को लेकर, उस दर्द पर जो सियासत हो रही है उस पर यह राजनीति इतनी बेशर्म क्यों हो गई। और यह बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूं, जिस शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं इस पर मैं सवाल करूंगा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश गर्ग प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, किशोर झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं और आदर्श कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। सतीश गर्ग साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा और देखिए हम इस मुद्दे पर आए जो दिल्ली में कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं और जिस तरह से उस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। लेकिन उससे पहला एक सवाल बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का हमदर्द बनते बनते, उस दर्द पर मरहम लगाने की बात करते करते यह सियासत इतनी बेशर्म क्यों हो गई है। और बेशर्म का इस शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं, ये सवाल दोनों ही पार्टी से होगा, आपसे भी होगा, आम आदमी पार्टी से भी होगा, कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष कर रहे हैं उससे क्या समझा जाए। मेरा आपसे कहना यह है, जिन लोगों ने इस दर्द को समझा और देखा है जी, मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1990 में जब ये बातचीत हुई और जब ये कश्मीरी माइग्रेंट्स आए तो पार्टी ने केदारनाथ साहनी जी के नेतृत्व में एक टीम बनाई। मेरे मांगेराम गर्ग दिल्ली के अध्यक्ष रहे, वो भी उस टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे जी। और जब वो आ रहे थे उनकी हालत हम सब लोगों ने देखी है, उनके लिए काम किया है। सैकड़ों की संख्या में एनजीओ काम कर रही थी। मुझे डीएवी का वो जो स्कूल के दरबारी लाल भी मैं नहीं भूलता हूँ, क्योंकि अशोक विहार रहते थे, पिताजी कहने से उन्होंने सैकड़ों टीचर्स को अपने सिस्टम में रखा, हजारों बच्चों को फ्री पढ़ाया। उसके बाद 1994 में जब मनोहर प्रणा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साहनी जी मिलकर इस बात को रखा कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स पर कहीं ना यानी कोई आज से काम नहीं कर रही बीजेपी कि आज जो विषय आ गया, आज कश्मीरी फाइल्स आ गई और आज कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के दर्द के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से खड़ी। और इसे आपने पिक्चर में भी देखा होगा, सबसे पहले हत्या किसकी हुई, जब वो बिट्टा कराटे कह रहे थे, वो कह रहे थे ठीक है सर, उस पर तो मैं आऊंगा ना सर, मैं उस मुद्दे पर आऊंगा। देखिए तमाम बातों का जिक्र होगा, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया सर, नहीं गर्ग साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया, देखिए वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं समझता हूं, खबरफास्ट समझता है, वो वीडियो हम टीवी पर नहीं दिखा सकते, ब्रॉडकास्ट के भी कुछ नियम है सर। लेकिन क्या राजनीति वो नियम भूल गई है क्या कि
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक पिक्चर आई और जैसा शैतानी अट्टहास विधानसभा में जी। उस दर के ऊपर लगाया गया। नहीं ठीक है, मैं वो सवाल पूछूंगा सर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। ऐसा आदेश गुप्ता जी जी, आदेश गुप्ता जी के बयान पर सर मैं आपसे रिएक्शन मांग रहा हूं। आदेश गुप्ता के सवाल पर रिएक्शन मांग रहा हूं। आप इतना हिंदुओं के साथ अत्याचार करेंगे, आपने क्या किया कहने क्या छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे आज खाली इस पर नहीं है। जब अशोक जी जिंदल जैसे व्यक्ति को, हिंदू हृदय सम्राट को, और ये बताया गया विधानसभा में, एक इनके विधायक ने आतंकवादियों से तुलना कर दी, यानी हिंदुओं के घोर विरोधी, ये विरोधी है केजरीवाल और विरोधी नहीं है किसको विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है कि इससे इसको दूसरी कौम के वोट मिलते हैं, उसके लिए चाहे इनको शैतानी अट्टहास ही हिंदुओं के उसके ऊपर लगाना पड़ जाए विधानसभा में। ऐसी क्या बेशर्मी हो सकती है? आपने नहीं करना, ना कीजिए, आप मत कीजिए फिल्म को। ठीक है फिल्म तो अपने गर्ग आप साहब, चल जाएगी, फिल्म को आप गर्ग साहब देश में चल, ठीक है मेरा, लेकिन इस तरह आप बताइए आपने वो बयान सुना है कि नहीं सुना है? ठीक नहीं है सर, आपने वो बयान सुना है आदेश गुप्ता का कि नहीं सुना है, ये बताइए। बात ये है, आपने इनका शैतानी अट्टहास सुना है नहीं सुना मैं है? बिल्कुल सुना है, मैं सवाल भी करूंगा सर, जिस तरीके मैं बिल्कुल से सवाल विधानसभा करूंगा, का बड़ी जिम्मेदारी के साथ सवाल करूंगा, मुझे बताइए। वो सुना नहीं ठीक है, मैं करूंगा ना सवाल सर। सर देखिए, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम का, इस डिबेट का एंकर जो है ना, वो मुझे ही रहने दीजिए। आप मुझे बताइए कि आपने आदेश गुप्ता का वो बयान सुना है कि नहीं सुना है, और अगर सुना है तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में, जहां हालांकि जो गुलाबी वर्ल्ड की हम परिकल्पना करते हैं, गुलाबी दुनिया की परिकल्पना करते हैं, वो होती तो है नहीं, लेकिन राजनीति, हमारी सोशल वैल्यूज ये कहती है कि हम उस परिकल्पना को सच बनाने की कोशिश करें। लेकिन क्या राजनीति में इस भाषा को मान्यता दे दी जानी चाहिए क्या सर? क्या हालत है, किस तरीके से माताओं बहनों को के साथ रेप किया गया, और उससे ज्यादा रेप किया उन लोगों ने जिन्होंने शैतानी अट्टहास हंसा है उस विधानसभा के अंदर कश्मीरी हिंदुओं पर। आप समझेंगे कितना बड़ा खेल, सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए आप कुछ भी करेंगे, कैसे भी हिंदुओं का अपमान करेंगे। इतने हिंदू विरोधी मानसिकता केजरीवाल साहब। नहीं सर, आप सवाल से बच रहे हैं, उसका मैं आता बाद में, लेकिन आप सवाल से बच रहे हैं सर। हिंदू विरोधी मानसिकता सिर्फ वोटों के लिए, आप बिल्कुल बिक जाएंगे। नहीं सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अट्टहास भी गलत होता है। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे सवाल तो कर लूंगा, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। क्या इस तरह की भाषा मान्य है सभ्य समाज में? नहीं होनी चाहिए। तो सबके कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द है, और जब बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा मान्य नहीं होनी चाहिए। पोस्टर मत लगाइए, मतलब आप किसके लगाना चाहते हैं? उन 21 फिल्मों के जिनके लिए आपने टैक्स फ्री किया, उसके आपको नहीं दिखाई देते, आप जाकर देखकर आते हैं, और एक कहानी को, कश्मीरी हिंदुओं को आप झूठा बताते हैं। नहीं ठीक है सर, अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते, अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करती है और कहती है कि भाई इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल देना चाहिए, तो क्या इसके जवाब में आदेश गुप्ता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे क्या सर? बात तो उसके टैक्स फ्री होने पर नहीं है, बात उन्होंने इस तरह के शैतानी अट्टहास कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर, उस बात पर है। और कितना दर्द उन लोगों के मनों से निकल रहा है। मैं और भी आपके चैनल पर देख रहा था, लोग रो रहे हैं, कहते हैं ऐसे भी हालत हो सकती है किसी मुख्यमंत्री की कि हिंदुओं की पीड़ा पर इस तरीके का। ये जो हिंदू विरोधी मानसिकता है केजरीवाल की, इस पर जरा सा देश को और लोगों को सोचना। चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। किशोर झा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, और सवाल आपसे भी वो, ये सियासत इतनी बेशर्म क्यों हो रही है? ठीक है, आप अपनी बात कह रहे थे, मुख्यमंत्री अपनी बात विधानसभा में कह रहे थे, लेकिन ये ठहाके लगाना, जिस तरह से ठहाके लगाकर, देखिए मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, समझिए सर, ये देश सेंटिमेंट से चलता है, डाइवर्स है, ये कंट्री इतनी डाइवर्स है, हर एक धर्म का, हर एक जाति जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी इज्जत करना, यह हमें सिखाया जाता है, हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है। आप बात करते कि हमने रेगुलर कर दिया सर कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को, लेकिन उस दर्द पर ठहाके क्यों लग रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि गर्ग साहब ने काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया है, और मुझे भी जो है अनइंटरप्टेड कुछ सेकंड बोलने का समय भाषण दिखता है, आपको भाषण दिखता है कश्मीरी हिंदुओं का। मैंने अनइंटरप्टेड बोला था। ठीक है सर, गर्ग साहब एक सेकंड, आपसे मैंने सवाल किया, आप उस पूरे सवाल को टाल गए। ठीक है, मैं आप जो चाह रहे थे, मैंने सवाल तो किया ना,
सीधा सवाल किया आम आदमी पार्टी से कि भाई ठाके जो मुद्दा आप उठा रहे थे, अब सुन तो लीजिए जवाब सर। तो गर्ग साहब, ये कहने सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे दूं। देखिए, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, इतने बड़े प्रोग्राम के एंकर हैं। आपने वो अगर विधानसभा में जो वीडियो क्लिप थी वो सुना हो, उनका अरविंद केजरीवाल जी का वक्तव्य सुना हो जी, तो उस पूरे वक्तव्य के दौरान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर फाइल मूवी के ऊपर राजनीति कर रही, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है। नहीं तो सर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें परेशानी क्या है? इससे पहले क्या इस देश में फिल्में टैक्स फ्री नहीं हुई है क्या? और दिल्ली सरकार ने क्या कोई फिल्म टैक्स फ्री नहीं की है क्या? और जैसा कि कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि बीजेपी जो है प्रचार करने में जुटी है, आप खोल के देखिए ना अरविंद केजरीवाल का ट्विटर हैंडल। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है मेरी बात पूरी होने दीजिए, पहले सवाल का जवाब तो ले लीजिए, फिर हाँ, दूसरा ठीक है सवाल सर। पूछ लेना आप। तो जो हंसी की बात ये बार बार कर रहे हैं, वो हंसी इस मुद्दे पे थे कि किस तरीके से इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक प्राइवेट आपको ध्यान में कश्मीर का था यहाँ पर अपने एमपी सांसद के पति को फायदा पहुंचाने के लिए, कमर्शियली फायदा पहुंचाने के लिए इस धरना पर अपने पूरे कार्यकर्ताओं को लगा दिया, प्रधानमंत्री को लगा दिया, अपने मुख्यमंत्रियों को लगा दिया। इस आदमी के 25 साल के पीड़ा निकाली, आपको हंसी आ रही? अब मैं आता हूँ, आपको उनके अत्याचारों पर हंसी आ रही थी, आपको रेप पर हंसी आई थी, आपको लड़के में शरीरों पर हंसी आ रही थी हिंदुओं की। अरे इनको चुप कराइए। वही बेशर्मी होती है। ठीक, गर्ग साहब एक एक करके देखिए, जवाब सुन लीजिए। मैं आपके पास भी आऊंगा, आपको भी पूरा वक्त दूंगा सर, आप एक बार सुन लीजिए। मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात तो पूरी ठीक है, होने दीजिए। बिल्कुल, ये आप पूरी दरबार के संस्कार आदेश गुप्ता से आया लगता है। तो जो गाली, दूसरी बात जो आपने पूछी कि गाली गलौज की भाषा राजनीति में, इनके प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पे गाली गलौज करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, इनके प्रधानमंत्री और इनकी पार्टी के जितने नेता हैं। आप उनका ट्विटर फॉलोअर लिस्ट खोल लीजिए, उसके अंदर आप देखेंगे कि देश में जो महिलाओं को धमकी देते हैं, रेप की धमकी देते हैं, मर्डर की धमकी देते हैं, खुलेआम गाली गलौज करते हैं, सिर्फ उन लोगों को ये इनके नेता फॉलो करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में है गाली गलौज। उनसे अगर कोई किसी बात पे मत में भिन्नता हो तो वो सीधा गाली गलौज पे आ जाते हैं। और मुझे लगता है ये लोग तो अपने घर में भी, अपने घर की महिलाओं के साथ भी इसी भाषा में बात करते होंगे। तो आदेश गुप्ता जी को, जो इनके अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश के, इतने बड़े नेता हैं, उनको अपने सड़क छाप गुंडों वाली भाषा से बाहर आना चाहिए और सभ्य समाज में, सभ्य लोगों के बारे में, दिल्ली के 6 मुख्यमंत्री के बारे में जब भी बात करें तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली की 2 करोड़ की जनता ने लगातार उन पर भरोसा दिखाते हुए मुख्यमंत्री बनाया। उस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मर्यादापूर्वक बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के विषय में बात करते हुए ध्यान नहीं आता क्या कहना चाहिए आपको? प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया केजरीवाल ने, ये ध्यान नहीं आता आपको? किन शब्दों को? आपने कहा कि वो विवेक अग्निहोत्री के पैरों में चले गए, आपको इस बात की शर्म नहीं आई केजरीवाल को? किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो? प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों के चुने हुए हैं। गर्ग साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आपको आता हूँ। नहीं, आप बात क्या पूरी कर ले, आप क्या ही गलत रहे? आपको 2 करोड़ का चुना हुआ सीएम दिखाई देता है, तो 30 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री दिखाई नहीं देता है। इनको गर्ग साहब, अब मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिए। आप बताने को कुछ नहीं है बेशरम केजरीवाल के लिए। बेशरम ठाका, शैतानी ठाका, और क्या होता है आपको बताने के लिए? अब आपकी बात पूरी हो गई तो मैं कह लूं, सुनिए। कहो आप। जिस प्रकार से 8 साल आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री 8 साल सत्ता में रहते हैं, और 8 साल सत्ता में रहने के बाद जो है कश्मीरी पंडितों के मरहमों पे, जख्म पे मरहम लगाने की बजाय वो एक फिल्म लेके आते हैं उनके लिए कि भाई आप ये फिल्म देखो। मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों को मारे लगातार ताकि वहाँ पर लोग रह पाए। हालत वहाँ पर कितने आतंकवादी हैं, एक एक करके साफ कर रहे हैं ताकि वहाँ पर कश्मीरी हिंदू आसानी से जाके रहे। चलिए ठीक है सर, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी मैं जरा चर्चा में शामिल कर लूं। ठीक है, मैं आता हूं, वापस लौटता हूं आपके पास। चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए सवाल एक आदेश गुप्ता जी के बयान को लेकर हो रहा है, तो दूसरा दिल्ली विधानसभा में जिस तरह की एक हंसी ठिठोली हुई इस मुद्दे पर, उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है।
लेकिन ये चीजें जब शुरू हुई, पहली चीज वो जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल देना चाहिए और फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करते। दूसरी चीज जब वो ये दावा करते कि हमने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलर किया, ये दावा करते बीजेपी आती है। आपका 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 क्या रिएक्शन है इस पूरे मसले पर? देखिए, जब सदन के और विधानसभा के अंदर विधानसभा का मुखिया और सदन का मुखिया मर्यादित ना रह के अमर्यादित हो जाए और सदन के अंदर सदन का मुखिया किसी महिला संसद को शूर्पणखा कह दे तो वो परिपाटी विधानसभा के मुखिया तक आएगी। ये प्रमाणित इसलिए हुआ कि जब आप गलत परिपाटी लिखोगे तो उस गलत परिपाटी का आलेख के छींटे, उसके दाग आप तक आएंगे। आज विषय क्या है? विषय देश के अंदर इतने गंभीर हैं कि देश के अंदर महंगाई है, देश के अंदर असुरक्षा का माहौल है, देश के अंदर युवा जो है वो बेरोजगार होकर घूम रहा है। जिस महंगाई डेट खान जान के बात होनी चाहिए थी, जो अब की बार मोदी सरकार महंगाई से उस पार, आज उससे ध्यान हटकाने के लिए क्या लाया जाता है? देखिए, एक पिक्चर को लाके उस पिक्चर की सच्चाई के ऊपर बहस करते हैं हमारे देश के वो नेता जो राष्ट्रवाद को डिबेटों में बेचते हैं, और जब राष्ट्रवाद की दुहाई देने और राष्ट्रवाद की परिभाषित करने के लिए और राष्ट्रवाद की जब जरूरत होती है तो किसी और के अगेंस्ट में जाके गवाहियां दे देते हैं। वो आज प्रमाणित कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि देश की जनता ने उनको सत्ता दी और वो सत्ता के नशे के अंदर चूर होके जिद, घमंडी और निर्कुंश हो चुके हैं। अब उसी की परिपाटी के ऊपर जो सदन में हुआ वो गलत था, जो विधानसभा में हुआ वो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जिन वक्तव्यों को कहा गया था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा किसी भी हमारे स्टेट की वक्तव्य को इस तरह से कहना और ठेके लगाना वो अशोभनीय था, निंदनीय है। और उसका सर, मुझे एक चीज एक और मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछूंगा, मुझे जरा समझाइए, क्या आज से पहले इस देश में सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में नहीं बनी क्या? और एक जो जेनोसाइड कश्मीर में हुआ था, अगर उस पर फिल्म बनती है, और देखिए हर एक राजनीतिक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, उससे आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। अगर उसकी आइडियोलॉजी को कुछ मुद्दा सूट करता है और उसको प्रमोट करता है कि भाई इस पिक्चर को आकर देखिए, अपने जो शासित राज्य, अपनी पार्टी के शासित राज्य, उसमें टैक्स फ्री किया जाता है, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा सवाल दिया आपने। लेकिन देश के अंदर आज कौन सी सरकार है जो अपने आप को कहती है कि मैं प्रचंड बहुमत की हूं? उसके मुखिया कौन है जो अपने आप को सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर कहते हैं? उसके गृह मंत्रालय कौन है जो अपने आप को दूसरे नंबर पे मजबूत आदमी कहते हैं? फिर उनको देश की जनता को सच दिखाने के लिए एक काल्पनिक कथा के द्वारा क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत गंभीर विषय है। क्या उनके पास ऐसे तथ्य नहीं थे? अभी एक न्यूज चैनल ने आरटीआई के हवाले देके निकाल के दिखाया है कि गृह मंत्रालय के पास कश्मीर के तथ्यों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसके अंदर कितने कश्मीरी वहां से विस्थापित हुए, कितनों की रिकॉर्ड और कितनों की डेथ हुई जी। तो जब आप 8 साल सत्ता में रहने के बाद इन तथ्यों को नहीं ले पाए, अब चाहे उसके अंदर आप गुनाहगार की उंगली हमारे पे लगा दीजिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा, चलो मानता हूं, क्योंकि पॉजिटिवनेस में आके मैं इस बात को मानूंगा। लेकिन आपने सत्ता किसने ली थी 2014 में? कांग्रेस की सरकारों के, कांग्रेस के करे हुए कार्यों को गलत साबित करके कि हम 2014 के बाद जो दौर आ रहा है उसकी परिपाटी के अंदर हिंदुस्तान में एक ऐसी परिपाटी सिद्ध करेंगे जो लोकतंत्र और मिसाल बनेगी। लेकिन आज आपके पास क्या मिसालें आ रही हैं? आपको सहारा लेने के लिए देश के अंदर किस पे विषय उठते हैं? सुबह की प्रभात के अंदर मंदिर के घंटे और सुबह की अजान और गुरुद्वारे की वाणी और क्रिश्चियंस की मिटार के ऊपर। क्यों? क्या देश के अंदर जो भी धर्म या जो मजहब रहता है क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उसको प्रमाण देना पड़ेगा? जब 70 साल की विरासत देश के हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान आजादी के उस कगार पे 75वीं वर्षगांठ बनाए और फ्यूचर के अंदर 100वें साल तक जाए, क्या देश में चुनी हुई इस लोकतंत्र की सरकार के अंदर उंगलियां धर्म और परिप्रेक्ष्य के ऊपर उठेंगी? ये विरोध है, ये समझाने की जरूरत है। और समझाएगा कौन? देश के वो नेता जिनको देश की जनता ने चुना है। और आज वो कह रहा है, आज वो नेता आते हैं टीवी पे, और टीवी पे आके तथ्यों में कहते हैं कि पिक्चर में सच दिखाया गया। अब कल सरकार परिवर्तित हो जाएगी तो क्या इस सरकार के करे हुए कार्यों को पिक्चर के द्वारा दिखाया जाएगा तो फिर कोई प्राइम मिनिस्टर आके कहेगा कि सत्य है? तो क्या हम ये विरासत देने जा रहे हैं अपने देश के नौजवानों को, अपने देश के उन जो बच्चों को जो देखने जा रहे हैं? ये प्रश्न उठता है।
क्योंकि इनकी सोच खोट है, इनकी नीयत में खोट है। ये दोनों पार्टियों के अंदर सत्ता लेने के लिए लालच है और लालच के लिए ये हर चीज करने को तैयार है, चलिए, ठीक है चाहे सर। उसका कोई भी इनको ठीक है, कुर्बानी तो आप देनी ये कह रहे हैं कि पड़े, भाई लेकिन सीधी सत्ता सीधी चाहिए। कोशिश है कि कश्मीरियों का हमदर्द बनने की, जो कश्मीरी पंडित है उनके हमदर्द बनने की कोशिश की जा रही है और दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं इसमें अपना राजनीतिक आधार ढूंढने की कोशिश कर रही है, अपना वोट बैंक ढूंढने की कोशिश कर रही है। ठीक है, प्रमाणित कराए, साबित कर दे, ठीक मुझे गलत कर दे, ठीक है सर, मान मैं जाऊंगा लौटूंगा आपके पास। आदर्श कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और हम उस मुद्दे पर जाएंगे। देखिए, ये पहला सेगमेंट इस चर्चा का था, तो मुद्दा वो कि क्या ये राजनीति और जो सियासत इस मुद्दे पर इतनी बेशर्म क्यों गई। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं। इस सेगमेंट के बाद, ब्रेक के बाद हम उस मुद्दे पर भी जाएंगे जो दिल्ली में अब सियासत छिड़ गई है। पहले मुझे ये समझाइएगा जरा, ये जो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच जो ये नूरा कुश्ती चल रही है, ये इस पर मैं आपका स्टैंड, इस तरह आप कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं इस पूरे मसले को? देखिए भविष्य जी, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है हमें कि फिल्में समाज से संवाद करने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है। और अगर कोई फिल्म बनी है जिसने ऐतिहासिक तथ्यों को बड़ी ही गंभीरता के साथ पूरे लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जनता से एक तरीके का संवाद कायम करने का प्रयास किया है, तो उसकी गंभीरता को समझा जाना चाहिए। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि देखिए, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लेकिन एक नागरिक के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे मेरा अपना ये विचार है कि जो एक जन माध्यम है उसकी संवेदनशीलता को समझिए। जो नरसंहार हुआ या कश्मीर में जिस तरीके की घटना, जिस तरीके की बर्बरता हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप विधानसभा में एक मुख्यमंत्री होकर के जिस तरीके से आपने भी उस मुद्दे को काफी गंभीरता से प्रस्तुत किया कि एक हंसी ठहाकों के साथ, और पूरे अगर आप उस बयान को अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से उस पूरे मसले को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं संवेदनाओं पे प्रहार करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि फिल्म अगर बहुत ही अच्छी है तो आप उसे YouTube पे डाल दीजिए। आप बताइए कि एक फिल्म मेकर जो है, फिल्म बनाता है, वो उसमें कितनी मेहनत लगती है, कितनी पूंजी लगती है, कितना परिश्रम लगता है। आप ये कहते हैं कि YouTube पे डाल दीजिए। अगर ऐसा है तो आप अपने सारे विज्ञापन YouTube पे क्यों नहीं डाल देते? आप भी तो जनता का पैसा ले करके और आप उसे टीवी पर देते। मेरा विज्ञापन से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस तरीके का बयान कि अगर फिल्में बहुत अच्छी है तो YouTube पर डाल देना चाहिए, ये कहीं ना कहीं संवेदनहीनता को दर्शाता है। इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। हाँ, उसके बाद जरूर मैं मानता हूं कि बीजेपी नेताओं द्वारा भी जो बयानबाजी हुई है वो भी कहीं ना कहीं भाषाई पतन की तरफ जो है संवाद को ले जाता है, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक गंभीर मसला था, जो एक गंभीर माध्यम था, जिसमें एक फिल्म मेकर ने बहुत ही गंभीरता के साथ, तथ्यों के साथ जनता के सामने रखा है, जनता को कहानी बताने की कोशिश की है। देखिए, हो सकता है कि आप उससे सहमत न हो सकता है आपका यह विचार हो कि वो जो कहानी दिखाई गई उसमें सत्यता न हो सकता है आपका विचार ये हो, लेकिन उसके लिए भी माध्यम है। उसके लिए भी आप अपनी तरफ से कोई फिल्म बना सकते हैं, आप अपनी तरफ से कोई नॉवेल लिख सकते हैं, आप अपनी तरफ से आर्टिकल लिख सकते हैं, या आप अपने विचार को अभी भी आप खबर फास्ट चैनल पर बैठ करके अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने विचार को व्यक्त करने के हजारों रास्ते हैं, आपके पास भी ऑप्शन खुले हैं, आपके पास भी विकल्प खुले हुए हैं। अगर आपको लगता है कि फिल्म में एक तरफा चीजें दिखाई गई है तो आप अपनी फिल्म बनाएं, आप अपना वर्जन कहने का प्रयास करें। लेकिन एक फिल्म मेकर, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं एज ए मीडिया पर्सन इतना जानता हूं कि कोई भी माध्यम हो, चाहे वो प्रिंट हो, रेडियो हो, टीवी हो या कोई फिल्म हो, अगर उसका निर्माण होता है तो उसमें एक लंबे समय तक मेहनत लगती है। फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं होता, खास तौर से जब ऐतिहासिक तथ्यों पे कोई फिल्म बनाना हो। और अगर कोई फिल्म मेकर बनाता है तो न सिर्फ आप उस विधा का अपमान करते हैं, बल्कि जो एक गंभीर मसला है, जो एक गंभीर समस्या है, जिसे देख करके, जिसे सुन करके जनता जो है आंसुओं में भीग गई, आप जो है उसका मजाक बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो बयानबाजी हुई है, उसके बाद जो बीजेपी के नेताओं ने जो बयानबाजी की है,
उस पर मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि उस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। गलतियां दोनों तरफ से हुई है, लेकिन एक पूरे के पूरे गंभीर मसले को डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है दोनों पार्टियों द्वारा। ठीक है सर, यहाँ मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। और जो आपने बात कही कि कहीं ना कहीं इस जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो जेनोसाइड हुआ, उस दर्द को समझते हुए उस पूरे मसले के पीछे जो सेंटिमेंट जुड़ा है उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए था। और साथ ही साथ ये भी कि अगर अपनी बात कहनी है, अपना विरोध जताना है, तो कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा का ध्यान, अपनी सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान हर एक राजनीतिक दल, हर एक नेता को रखना होगा। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जिसमें दिल्ली सरकार यह दावा कर रही है कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज उन्होंने किया और बीजेपी इस पूरे मसले पर झूठ परोस रही है। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। डाइजीन टैबलेट्स, एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट। स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। डाइजीन टैबलेट्स, एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट। स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो फिल्म कश्मीर फाइल्स के रिलीज के बाद से ही विवाद छिड़ा हुआ है और अब दिल्ली में सियासत भड़क गई है। दरअसल बीजेपी, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज किया, जिसके बाद बीजेपी ने एक प्रेस रिलीज के हवाले से यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। हालांकि आज आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो प्रेस रिलीज बीजेपी ने जिस हवाले से यह बात कही, यह आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए, उसे फैब्रिकेट किया है। इस पर मैं सवाल लूंगा सतीश गर्ग साहब से। बीजेपी प्रवक्ता हैं सतीश गर्ग साहब। ये दिलीप भान जो हैं, जिनका जिक्र आज आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, इसके बारे में जरा बताइएगा, क्योंकि जिस प्रेस रिलीज का आप जिक्र कर रहे थे, आज उसे नकली बता दिया आम आदमी पार्टी ने। बात यह, आम आदमी पार्टी तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में एक्सपर्ट है। पहली बात तो इनको बताना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जो वकील लड़ रहे थे सिद्धार्थ लूथरा, और जो लगातार कह रहे थे कि नहीं इनका हक ही नहीं बनता, वो किसके वकील थे? जरा जब तक ये क्लियर नहीं होगा, शुरुआत किसने की है, तथ्य किसने दिए हैं, वहां जाकर ये कहने के कि हाँ साहब इनका तो राइट ही नहीं बनता, तो इन्हीं के वकील थे। नहीं, हाईकोर्ट में जो अंडरटेकिंग दी थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उन्होंने कहा कि हम पॉलिसी कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के लिए बढ़ा रहे हैं और उनको रेगुलर कर रहे हैं, उसमें ठीक है। उन्होंने बताया कि संजय घोष वकील और संतोष त्रिपाठी उनके वकील थे, जिसको एलजी साहब ने हस्तक्षेप करके हटा दिया था। फिर आप अपना वकील लेकर आए। बात ये हमारा वकील नहीं है, हमारा वकील कहाँ है? दिल्ली के एलजी हैं। हाँ, नहीं वही बात कह रहा हूँ ना सर, बात करते हैं जी, जो उनको ठीक लगता है वो करते होंगे।
भारतीय जनता पार्टी अपना अलग काम करती है, दिल्ली के एलजी अपना काम करते हैं, आम आदमी पार्टी अपना काम करती है। लेकिन एक बात बताइए आप कि लगातार जब विरोध कर रहे थे कि किसी भी तरीके से आना ही नहीं चाहिए, तो ये किसके ऑर्डर से दबे थे? आज ये कह रहे हैं कि हमने लगा दिया, इनका रोल क्या उसके अंदर? जी ठीक है सर, एक सवाल, ये पिंकी आनंद कौन थी सर? बात ये है वो वकील के नाते कौन किसको क्या कर रहा है, लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा ये है कि जिस समय पर कश्मीर माइग्रेंट की बात आई और जिस समय पर वो पिक्चर वहां से रिलीज हुई और इनको लगा कि इसके अंदर ये मुसलमानों के द्वारा किया गया अत्याचार दिखाया जा रहा है और मुसलमानों ने जिस तरीके से वहां कश्मीर में से निकाला, अभी कह रहे थे चंद्रमोहन जी कि साहब ये काल्पनिक पिक्चर है। गुलाम नबी आजाद भी यही कह रहे हैं क्या? गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 600 साल पहले मैं भी हिंदू था, मेरा परिवार भी हिंदू था और वास्तव में मुसलमानों के द्वारा या कश्मीरी हिंदुओं पर वहाँ के लोगों के द्वारा बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, सबको छोड़ कर आना पड़ा। इनको काल्पनिक पिक्चर दिख रही है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो अट्टहास लग रहे थे विधानसभा में, सिर्फ इस बात के लिए अट्टहास लग रहे थे कि इससे मुसलमान खुश हो जाए। नहीं सर, असल में मुद्दा ये है कि कश्मीरी जो माइग्रेंट्स है उनका हमदर्द कौन है? काउंटर दे दीजिए। नहीं बिल्कुल आ रहा हूँ सर। चंद्रमोहन शर्मा साहब एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास में, लेकिन उससे पहले सर मुद्दा तो असल ये है ना कि कश्मीरी माइग्रेंट्स का हमदर्द कौन है? अब देखिए जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी अगर काम कर रही है तो आपको लग रहा है क्या कि जिस मुद्दे पर आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से आपकी सियासत आगे जा सकती है वो मुद्दा आपके हाथ से फिसल जाएगा? धारा 370 हटा रहे थे, कांग्रेस ने विरोध किया जी। इन्होंने कहा नहीं साहब इसको तो साहब हटाना नहीं चाहिए। आज ये काल्पनिक पिक्चर बता रहे हैं, कह रहे हैं साहब हमारा तो क्या नाम आ रहा है, नाम नहीं आ रहा, आपके कुकर में किए हुए कांग्रेस के नहीं सर, सब कुछ ठीक है। जब हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दिया है, बिल्कुल चंद्रमोहन शर्मा सर एक सेकंड आ रहा हूं मैं, एक बार किशोर झा से इस पर रिएक्शन नहीं हुआ। झा साहब चलिए ठीक है शर्मा साहब ठीक है ओके। देखिए मैं आपकी बात का जवाब काट के भी दे सकता था। एक सेकंड झा साहब, एक सेकंड शर्मा जी को सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं जल्दी से आपके पास। शर्मा जी देखिए गर्ग साहब, मैं आपकी बात का जवाब काट के भी दे सकता था और बहुत ऊंची आवाज में दे सकता था, लेकिन जरूरी नहीं था कि जब ज्यादा आदमी बोले तो उसे सुन के बोलना ज्यादा अच्छा होता है। देखिए पहले मैं आपकी बात को बिल्कुल गलत साबित करता हूं कि मैंने काल्पनिक पिक्चर नहीं बोला। मैंने बोला कि आपने जो पिक्चर, अरे सुन लीजिए, सुनने का मादा रखे करिए ना यार, मैंने सुनी ना बड़े तसल्ली के साथ। आपने मुझे कुछ कहा, मैंने सुना आराम से, सुन लीजिए आप, फिर बोल लीजिएगा बाद में। मैंने काल्पनिक पिक्चर नहीं बोला, उसको आप वापस चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने बोला कि पिक्चर को अगर प्रधानमंत्री जी आके कहे कि वो सच्चाई पेश करती है तो वो विरोध है। अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ मित्र बैठे थे, उन्होंने भी कुछ बात बोली, तो उसी पिक्चर्स के अंदर घरों के अंदर आपके शासनकाल के अंदर जो सीरियल चलते हैं उसके अंदर गृहिणी और औरत का करैक्टर कैसे दिखाया जाता है, क्या वो काल्पनिक चरित्र असली चरित्र है? क्या भाजपा जैसी प्रशासन में और भाजपा जैसे शासन के अंदर जो चलचित्र दिखाए जाते हैं सीरियलों के अंदर, क्या आप उसको प्रमाणित करते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री उसको प्रमाणित करेंगे? ये विरोध है, इसकी मैंने बात बोली थी। लेकिन आपकी मेंटलिटी हमेशा एक ऐसे तथ्य को निकालने की होती है जिसको आप भावुकता से पेश कर सको। इसे बंद कर दो। आपके पास सरकार है, देश आपके पास अमानत है, उसे बिगड़ने से। चलिए ठीक है, फिलहाल नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और मुख्यमंत्री बजट के साथ ही मीटिंग हमारी होती है, तो उन्होंने अपने जो प्राथमिकताएं तय की हैं वो उन्होंने हमको बताई हैं और सभी बैंकर्स ने मिलकर के जो अपना 1,61,000 क्या था, हाँ 1,61,000 रुपये क्रेडिट प्लान जो उन्होंने बनाया है कि पूरे हरियाणा में डिफरेंट टाइप की जो लोनिंग है बैंक्स जो करते हैं पब्लिक को, उन्होंने 1,61,000 करोड़ रुपए का बनाया है। लेकिन वो तो पब्लिक की आवश्यकता के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं, ज़्यादा करने के स्कोप हैं उसमें। तो इसलिए हमारी भी जो प्रायोरिटीज़ हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के नाते हैं, इरिगेशन के नाते हैं या अन्य ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चीज़ें हैं वो सब हमने उनको बताई हैं। अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वो काम करेंगे। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ाने के नाते जो हमने परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना ये जो बनाई है और उसमें जो लोन की जो ज़रूरत है ऐसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, उसको
देने के लिए उनसे आग्रह किया है, तो उन्होंने भी विश्वास दिलाया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन उन लोगों को देंगे ताकि नया रोजगार करके वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन का विशेष तौर पर आग्रह किया हमने कि उस पर लोनिंग ज़्यादा करें किसानों को भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि माइक्रो इरिगेशन का जो उसको प्रायोरिटी दी जाए, पानी की जिसमें से बचत हो सके। और इसी प्रकार रिचार्जिंग के जो वेल्स हैं उसमें भी किसान अगर कोई लोन उनसे लेते हैं तो आसानी से उनको लोन मिलना चाहिए। पिछले सालों के हिसाब से कंपेयर करें तो कितना ज़्यादा आपकी प्लानिंग है? लास्ट ईयर भी इस तरह की बैठक हमारी जो अपना हम बैंक से यानी नाबार्ड के माध्यम से हमको फाइनेंस होता है, ये अगर मैं 2014 का डाटा मांगूँ, मैं आपको बताऊं तो 450 करोड़ रुपया ही हम साल में ले पाए थे। इस बार हमने 1400 करोड़ रुपया उनसे लिया है और अगली बार की योजना अगले वर्ष की 2000 करोड़ रुपए की हमारी है कि 2000 करोड़ रुपया हम नाबार्ड से ले पाए। नाबार्ड कुल मिलाकर के देने के लिए तैयार है। हमारी वो सारी योजनाएं जो नाबार्ड के माध्यम से फाइनेंस की जा सकती हैं, वो स्पेशल टाइप की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से 2000 करोड़ रुपये हमसे लेकर। गेहूं खरीद हो रही है सर, जल्दी शुरू होने वाली है, उसके लिए कुछ विशेष तैयारियां? 1 अप्रैल से मार्केट में प्रोक्योरमेंट का जो हमारा टाइम टेबल है उस हिसाब से वो चलेगी। सब तैयारियां पूरी हो गई हैं, चाहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, चाहे बोरियों का विषय है, चाहे हमारे स्टाफ की सारी चीज़ें हैं, सब तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं। और 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट जो हो जाएगी, 72 घंटे में किसान को पेमेंट पहुँचाने का हमारा जो वायदा है वो लगातार हम पूरा करेंगे। देखिए, योजना भले 1800 करोड़ रुपए लगभग थी, लेकिन 1400 करोड़ रुपए हम खर्च कर पाए हैं। ये हाँ एक 20-25% का अंतर सामान्यतः रह जाता है, क्योंकि योजना बड़ी बनती है, उसमें कुछ योजनाओं पर पूरा पैसा खर्च होता है, कुछ के ऊपर उस साल नहीं होता तो अगले साल होता है। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया। क्या पत्र लिखा है? ऐसा है कि कोई ऐसा मुझे पत्र नहीं मिला, लेकिन 7A के ऊपर तो हम पहले से इंक्वायरी दर्ज कर चुके हैं और उसके अंदर 55-58 हज़ार जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो लगभग 350 लोगों से हमने एक्सप्लेनेशन मांगा है। और वो जो एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। बल्कि उसमें तो हमने 2010 से लेकर 2016 तक ये भी जो सारी 7A का उल्लंघन हुआ है उसके लिए इंक्वायरी के लिए भी हमने मांग कर ली। सर, एक राजनीतिक सवाल है, यहाँ पर उन्होंने सेंटर का फेस लिया, सभी स्कूल चंडीगढ़ में लागू करने की बात की। पंजाब में बड़ा विरोध हो रहा है, हरियाणा का क्या पक्ष? अभी हमारी कोई बातचीत उसमें हुई नहीं है, क्योंकि मैं लगातार बाहर था। 23 तारीख को आपको पता मैं देहरादून चला गया था, 24 तारीख को एक मीटिंग करने के लिए यहाँ आया, फिर 25 को लखनऊ था, 28 को 28-29 2 दिन मेरे गोवा लग गए। तो कुल मिलाकर के अभी इस विषय में होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है जानकारी मिलेगी आपको बता। देखिए, चंडीगढ़ हरियाणा का है, पंजाब का है, पहले से जो तय है वही हिसाब से अब उसको कोई भी चंडीगढ़ को हरियाणा से कोई छीन नहीं सकता, उसमें पंजाब का भी हिस्सा है। लेकिन चंडीगढ़ अपने आप में यूटी है, ये किसी प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। हमारी राजधानी वो हरियाणा की भी है, वो पंजाब की भी है, और उसमें जो ऑफिसर्स हैं या जो बिल्डिंग्स हैं उन सब में 60-40 का जो रेशो है वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। पंजाब सरकार ने रोजगार को लेकर के काफी वायदे किए, एक बार 25,000 रोजगार 1 महीने में देने की बात की। पहली बात तो ये वन विधायक, वन पेंशन, मेरा कहना है ये बातें आप सब पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। जो मुख्यमंत्री ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो, और फिर कटोरा उठा करके प्रधानमंत्री जी के पास जाता है कि मुझे 50,000 करोड़ रुपया दे दो, आखिर सेंटर से पैसा लेकर के राजनीति करना ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक बात है। राजनीति करनी तो अपने दम पर करें, वो राजनीति इसी बात पर करेंगे कि मैं ये बांट दूंगा, मैं वो बांट दूंगा, और फिर बाद में कटोरा लेके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया था। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे थे। तमाम बातों की जानकारी उन्होंने दी कि किस तरह से इस नाबार्ड के सेमिनार में जो फैसले लिए गए उन तमाम बातों का जिक्र किया, उन तमाम फैसलों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल इस सेमिनार में मौजूद थे और सेमिनार के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग मुख्यमंत्री ने की उसमें तमाम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए रोजगार के लिए लोन सरकार देगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल इस सेमिनार में मौजूद रहे।
नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो एक बार फिर से अपने मुद्दे पर लौटेंगे। दरअसल दिल्ली में कश्मीर फाइल्स के बाद से जिस तरह से लगातार विवाद चल रहा है, उसकी आंच राजधानी दिल्ली की सियासत में भी है। कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलर करने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है। किशोर झा, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई देखिए, जिस तरह से सवाल मैंने किया आज, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें दिलीप बान और पिंकी आनंद का जिक्र किया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में गई इस जो माइग्रेंट टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज करने का जो विरोध की जो एक बात थी, उसको पिंकी आनंद वकील के तौर पर उठा रही थी। अब ये पिंकी आनंद बीजेपी लीगल जो उनकी टीम है उनकी हेड भी है, जो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन वो वकील हैं। अगर वकील के तौर पर वो थी तो आप आरोप बीजेपी पर क्यों लगा रहे हैं? सवाल बीजेपी पूछ रही है। जब 1990 में कश्मीर से पलायन शुरू हुआ, जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है किशोर साहब? जी मुझे आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जब 1990 में जी कश्मीरियों को पलायन वहां से शुरू हुआ, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर जगमोहन जी थे, जो बाद में इनकी सरकार में, अटल जी की सरकार में मंत्री बने। जी ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। 2015 तक तमाम कांग्रेस भी रही दिल्ली में, भाजपा भी रही दिल्ली में भी और केंद्र सरकार में, लेकिन कश्मीरी पंडित यहाँ पे दिल्ली में माइग्रेटेड लोगों की तरह रह रहे थे, उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए दोनों ही सरकारों ने, दोनों ही पार्टियों ने कोई काम नहीं। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद कश्मीरी टीचरों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलता है, अपनी मांग रखता है कि भाई हमें रेगुलराइज कीजिए, हमारे टीचर को रेगुलराइज कीजिए। दिल्ली विधानसभा वो प्रस्ताव पास करती है, कैबिनेट वो प्रस्ताव पास करता है और हाईकोर्ट ने जो कश्मीरी पंडितों के फेवर में डिसीजन दिया, उस डिसीजन के अंदर भी रेफरेंस में दिल्ली कैबिनेट के उस फैसले का रेफरेंस देती है कि दिल्ली कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, इसलिए हम इनको पक्की नियुक्तियों के लिए सिफारिश करते हैं। जी लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात का जिक्र किया कि भाई जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने अपने नोट में लिखा कि ये सर्विस मैटर है। ठीक है सर, सर्विस मैटर है जो कि उपराज्यपाल के अधीन है। और उपराज्यपाल में यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने टूथ एंड नेल इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, सिंगल बेंच डबल बेंच तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष हैं पिंकी आनंद जी, वो तक लड़ी और तमाम उस लड़ाई को हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने दृढ़ता से लड़ा और कश्मीरी पंडितों की नौकरियों को पक्का किया। नहीं, अब बीजेपी कह रही है सर वो आपकी पहल नहीं थी, वो तो देखिए उन्होंने अपना कोर्ट से जीत कर लिया है, आप उसमें क्रेडिट ले रहे हैं। अपने फैसले में, अपने दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उस कैबिनेट डिसीजन का रेफरेंस दिया है जी कि दिल्ली कैबिनेट ने इसको पास किया है। पहली चीज। दूसरी चीज गर्ग साहब और इनकी पार्टी के लिए जो है कश्मीरी फाइल एक फिल्म वो महत्वपूर्ण होगी हमारे लिए। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू और तमाम वो पीड़ित कश्मीरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो 1990 का नरसंहार जिन्होंने झेला है, उनके जम्मों के ऊपर मरहम लगाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस और भाजपा ने इनको इन कश्मीरी पंडितों के दर्द को बेच के, अब मैं दोबारा से कहूंगा कि उन कश्मीरी पंडितों के दर्द को पूरे देश में बेच के 200, 400, 500 करोड़ रुपए कमाने का पाप किया है भाजपा ने और उस 400 करोड़ रुपए की कमाई जो इनकी हो रही है उसमें से 4 आने भी है कश्मीरियों के हित में खर्च नहीं करने जा रहे। ठीक है, ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि कश्मीरियों के नाम पे आप पैसा कमाएंगे और कश्मीरी पंडितों के हितों में कोई काम नहीं। इनको पैसा कमाना दिख रहा है, इनको हजारों करोड़ के एडवर्टाइजमेंट डाल दो ना यूट्यूब पर, क्यों खराब कर रहे हो दिल्ली का पैसा? डालो ना आप।
ये हिंदू विरोधी मानसिकता में पागल हो चुके हैं, पूरी तरीके से मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं, ताहिर हुसैन जैसे लोगों को बचाना चाहते हैं, इसलिए इनको झूठी फिल्म दिखाई देती है। पूरे देश का दिल जीतेंगे। क्यों केजरीवाल साहब को शर्म आ रही थी क्या कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री करते हुए? मुसलमान नाराज हो जाते क्या? काफी नाराज हो जाते, वोट छूट जाते क्या आपके वोट छूट जाते क्या? चलिए ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक सेकेंड। चंद्रमोहन शर्मा जी देखिए, ये जो माइग्रेंट टीचर्स का मसला है, इस पर बीजेपी तो कह रही है कि माइग्रेंट जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं उन्होंने कोर्ट से लड़कर अपना हक लिया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई उन्होंने देखिए उनको हक दिला दिया। आपका स्टैंड क्या है? कोई रोल नहीं है ना, कांग्रेस का रोल है। उनकी तो शुरुआती बीजेपी ने शासन आते ही उनको कॉन्ट्रैक्ट टीचर पर रखा था, उनको बसाने का करने का सारा काम। आज भी मैं बात कर रहा था सेवा भारती के द्वारा, जो कि संघ की संस्था है, डोडा में, कटरा में और जम्मू के अंदर कैंप लगाए। अरे बोल दिया तो कोई दूसरा बोल ले गर्ग साहब, इनको ये तो देख लो कि कहा किसके लिए गया है। कांग्रेस ने कभी ध्यान किया हिंदुओं का? ठीक है सर, एक बार चंद्रमोहन शर्मा जी का रिएक्शन ले लें सर, आऊंगा मैं आपके पास आखिरी कमेंट के लिए। ठीक है सर शर्मा जी। देखिए गर्ग साहब, एक जो होता है ना, एक कहा जाता है कि एक होता है कामगार आदमी, एक होता है निकम्मा आदमी। कामगार आदमी को अपने काम की प्रामाणिकता देने के लिए जोर से चिल्लाना नहीं पड़ता और उसको कोई तथ्यों को देना नहीं पड़ता। और एक निकम्मा आदमी जो होता है उसको अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार कुछ ऐसा प्रमाणित करना पड़ता है जिससे दुनिया का ध्यान उसकी तरफ हो। तो आप एक अच्छी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात रखें, बार बार ऐसी बातें क्यों रख रहे हैं जो देश के हितकारी नहीं है? अरे मैं आपकी बात को काट सकता हूँ, लेकिन मैं सभ्यता से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर कूद पड़ते हैं बीच में। विषय कश्मीरी पंडितों का है, उनके दर्द का है, उनका दर्द का हल होना चाहिए। आपने 8 साल में लोग कश्मीरी पंडित आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आपने उसके दर्द को कम नहीं करा, उनके दर्द को आपने बढ़ाया। जहां आपने इस पिक्चर का सहारा लेके कश्मीरी पंडितों की भावनाओं के साथ खेला, वही कश्मीरी पंडित को अगर आप वहां पर स्थापित कर देते, उनका पुनर्निवास करते, उनको उसका अधिकार दिलवाते, ठीक है तो आप प्रेशर करने के हकदार थे किसी सरकारों पे। ठीक है सर, लेकिन मुझे रोकना पड़ेगा सर। मैं एक आखिरी कमेंट में आदर्श कुमार जी से लूंगा, क्योंकि देखिए डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है। आदर्श कुमार जी थोड़ा जल्दी से मुझे समझाइएगा, जो नूरा कुश्ती जो चल रही है कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स पर, कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी तो कह रही है, जिस तरह से दिलीप भान के हवाले से बीजेपी ने आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि वो फैब्रिकेट की गई है प्रेस रिलीज। पूरा जरा माजरा समझाएगा, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है, जल्दी। देखिए दरअसल ये सिर्फ एक मसला है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनके रोजगार के लिए या उनके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी पार्टी ने उस गंभीरता के साथ कार्य नहीं किया जिसे किए जाने की जरूरत थी। चलिए अब एक छोटा सा मसला है जिसमें ये नूरा कुश्ती है, काफी तकनीकी पेच है, तो इसमें न तो आम आदमी पार्टी को खारिज किया जा सकता है, न बीजेपी के चिटपुट प्रयास को, ये मैं मानता हूं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा, यहाँ पर वक्त इस चर्चा के लिए खत्म हो गया। सतीश गर्ग साहब बहुत बहुत शुक्रिया, किशोर झा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन शर्मा जी और आदर्श कुमार जी आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी जो माइग्रेंट्स है उनका हमदर्द बनने की कोशिश हो रही है, हालांकि उस दर्द पर मरहम लगाने के लिए ऐलान और योजनाओं की बात तो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन उनको अमली जामा अब तक क्यों नहीं पहनाया जा सका, उनके दर्द को क्यों कम नहीं किया जा सका, ये सबसे बड़ा सवाल हर एक राजनीतिक दल के सामने एक बड़े चुनौती की तरह भी खड़ा है और बड़ा सवाल बनकर भी खड़ा है। फिलहाल आज बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।